दोस्तों, एक 18 वर्षीय लड़की ने एक 71 वर्षीय करोड़पति बूढ़े आदमी से शादी कर ली। लेकिन शादी के सिर्फ 5 दिन के बाद वो हैरान रह गई जब उसने उस बूढ़े आदमी के रात में करीब जाने की कोशिश की तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई थी, क्योंकि उस 71 वर्षीय करोड़पति आदमी का कुछ निजी अंग ऐसे थे जिसकी किसी ने कल्पना ही नहीं की थी। दोस्तों, इस रोमांचक और रहस्यमय कहानी को पूरा सुनिएगा, बहुत ही मजा आने वाला है और एक बहुत बड़ी सीख भी मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों, आइए शुरू करते हैं इस रहस्यमय और रोमांचक कहानी की। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा निवेदन है, इस कहानी को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय पेश करें। तो चलिए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। इस चौंकाने वाली रहस्यमय कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, एक अनन्या नाम की साधारण सी लड़की होती है, लेकिन हालातों ने उसे बहुत जल्दी ही असाधारण बना दिया था। मात्र 18 साल की उम्र में वो एक ऐसी जिम्मेदारियों का सामना कर रही थी जिनसे अक्सर उम्र दराज लोग भी घबरा जाते हैं। माँ के बीमार होने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी उसी के कंधों पर आ गई थी। पिता पहले ही उन्हें छोड़ करके जा चुके थे। अब बस वो और उसका छोटा भाई अनेक ही एक दूसरे की दुनिया थे। अनिक अभी स्कूल में था और अभी उसकी पढ़ाई अनन्या की पहली प्राथमिकता बन गई थी। माँ की आखिरी ख्वाहिश थी कि अनिक कुछ बन जाए, डॉक्टर, इंजीनियर या फिर कोई बड़ा अफसर। वही सपना अनन्या की हिम्मत बन गया था। वो खुद ही लॉ की पढ़ाई कर रही थी और साथ ही साथ एक सस्ते वकील के ऑफिस में वो इंटर्नशिप भी करती थी, जिससे कि थोड़ा बहुत पैसा घर चलाने के लिए भी मिल जाया करता था। हर सुबह वो सूरज से पहले उठती, भाई का टिफिन तैयार करती और फिर किसी पुराने स्कूटर पर बैठकर कॉलेज जाती। दोपहर में वो सीधे ही अपनी इंटर्नशिप ऑफिस जाती और शाम को लौटते हुए सब्जी राशन वगैरह लेकर के घर लौटा करती थी। रात को देर तक पढ़ाई करती थी। थकी हारी आंखों से उसकी आंखों के नीचे दिन ब दिन काले घेरे लहराते रहते, जैसे कि वो संघर्ष का उसका आईना बन चुके थे। लेकिन इन सब के बीच में सबसे बड़ी चिंता थी कर्ज। उसके माँ के इलाज में लिए गए कर्ज की किस्तें अब चुकाना मुश्किल हो गया था। उधार देने वाले अब सीधा धमकी देने लगे थे। अनन्या जानती थी कि अगर समय पर भुगतान नहीं हुआ तो वो और उसका भाई कभी भी सड़क पर आ सकते हैं। एक दिन की बात है कि थकी हुई अनन्या कॉलेज से लौट रही थी। जेब में बचे कुछ सिक्कों से वो अपने पसंदीदा सस्ते कैफे में चाय पीने के लिए रुकी। कैफे जो था वो छोटा सा था, लेकिन वहां पर उसे एक अजीब सा सुकून मिला था। उसने जैसे ही जेब में हाथ डाला कि चाय के पैसे निकाले, उसे एक परछाई सी महसूस हुई थी। सिर उठाकर देखा कि एक अनजान लेकिन प्रभावशाली व्यक्ति उसके सामने खड़ा था। उसका व्यक्तित्व तो बहुत प्रभावशाली था। आंखों में ठहराव, चेहरे पर गहराई और चाल में आत्मविश्वास। उसने बिना किसी औपचारिकता के सीधे कहा कि मैं जानता हूं कि तुम कौन हो। तुम्हारी माँ की बीमारी, तुम्हारे सिर पर चढ़ा कर्ज और तुम्हारे भाई की पढ़ाई की चिंता। अनन्या जो थी वो स्तब्ध रह जाती है कि ये आदमी कौन था और फिर इसके पास उसकी जिंदगी की इतनी बारीक जानकारी कैसे थी। थोड़ी हिम्मत जुटाकर उसने पूछा कि आप मुझसे क्या चाहते हैं? तो उसने सीधे ही जवाब दिया कि शादी। अनन्या को लगा कि वो मजाक कर रहा है, लेकिन उसकी आंखें बेहद उस वक्त गंभीर थी। अगर तुम मुझसे शादी करोगी तो बदले में तुम्हारी सारी चिंताएं मेरी हो जाएंगी। कर्ज खत्म, भाई की पढ़ाई का खर्च, यहाँ तक कि तुम्हारी माँ का इलाज अगर संभव हुआ तो मैं वो भी करवा दूंगा। अनन्या की आंखों में आंसू भर आए थे, लेकिन उसने उसको बहने नहीं दिया। उसकी आवाज कांपी और इसके बदले सिर्फ इतना कहा कि तुम मेरी बस पत्नी बन जाओ। कागजों पर हमारी शादी औपचारिक होगी, तुम्हें अपनी खुद की आजादी भी मिलेगी, तुम अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जी सकोगी। कुछ पलों की चुप्पी के बाद अनन्या ने धीरे से सिर हिलाया। ये सौदा एक समझौता था, लेकिन उसके परिवार के बचाने के लिए शायद अब उसके पास यही रास्ता था। कुछ ही दिनों में वो राजेश्वर कपूर की पत्नी बन गई। कागजों पर ना कोई मंडप, ना कोई फेरे, ना गीत, बस साइन, दस्तावेज और 2 गवाह। वो हवेली में लाई गई, एक ऐसी हवेली जिसे देख करके लगता था कि जैसे कोई शाही किला हो। संगमरमर की दीवारें, बेशकीमती पेंटिंग्स और आलीशान फर्नीचर हर कोने में फैली रईसी की कहानी कह रहे थे। लेकिन इस हवेली में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे कि सिर्फ इसमें चीजें थी, इंसान नहीं। पहले ही दिन अनन्या ने कुछ अलग महसूस किया था। यहाँ के नौकर चाकर उससे आंख मिला करके बात नहीं करते थे। जोशी, जो कि सालों से यहाँ पर काम कर रहा था, हर सवाल का वो छोटा सा जवाब देकर के चुपचाप निकल जाया करता था। कामिनी, मुख्य सेविका, हमेशा ही चौंकनी रहती थी और कभी उसकी आंखों में वो नहीं देखती थी। इन लोगों के व्यवहार में एक अनचाहा सा डर था, जैसे कि वो लोग कुछ छुपा रहे हैं। हवेली के गलियारे बहुत लंबे थे और रात को वहां पर अजीब सी सिसकियों जैसी आवाजें सुनाई देती थी। एक रात अनन्या को ऐसा लगा कि जैसे कोई उसकी परछाई के पीछे चल रहा हो, लेकिन मुड़ने पर वहां पर उसे कोई नहीं दिखा था। हवेली के दूसरे माले पर एक दरवाजा था जो कि हमेशा ही बंद रहता था। उस पर भारी ताला और सामने एक सीसीटीवी कैमरा था जो कि हर वक्त निगरानी करता रहता था। अनन्या ने कई बार वहां जाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी नौकर इस बारे में बात करने से भी बचता था। राजेश्वर और उसका रिश्ता सिर्फ और सिर्फ औपचारिक था। वो अक्सर ही शहर से बाहर ही रहता या फिर अपने बिजनेस में ही व्यस्त रहता था। जब भी दोनों आमने सामने होते तो बातचीत कुछ शब्दों से आगे नहीं बढ़ती थी
और फिर एक रात जब पूरी हवेली सो रही थी, अनन्या की नींद एक हल्की सी रोशनी से टूटी थी। ये रोशनी हवेली के गुप्त कमरे से आ रही थी, वही जो आमतौर पर बंद रहता था। वो चुपचाप उठी और दरवाजे के पास जाकर पहुंचती है। वहां कान लगाकर वो सुनने लगती है। अंधे से राजेश्वर की घूमती हुई आवाज बाहर तक आ रही थी। वो किसी से फोन पर बात कर रहा था और उसकी आवाज में ऐसा तनाव था जो कि पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। अनन्या के रोंगटे खड़े हो गए, एक बेचैनी सी उसके भीतर उतर आई। क्या ऐसा कोई रहस्य था जो उसे छुपाया जा रहा था? क्या उसकी जिंदगी, उसका रिश्ता, उसका विवाद, सब कुछ एक छलावा था? रात के उस पहर हवेली की दीवारें भी जैसे नींद में डूबी हुई थी, लेकिन अनन्या की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वो दबे पांव अपने कमरे से बाहर निकली। पूरा घर खामोश था, जैसे किसी तूफान से पहले का सन्नाटा हो। उसके कदम खुद ब खुद दफ्तर की ओर बढ़ने लगे। दरवाजा खुला हुआ था। ये पहली बार था जब उसे ये दरवाजा बिना ताले के मिला था। उसका दिल जोर जोर से धड़कना शुरू हो गया। शायद यही उसके पास मौका था सच को जानने का। कमरे में टेबल की लैंप की हल्की रोशनी फैली हुई थी। दीवारों पर कुछ पुरानी तस्वीरें टंगी हुई थी, विक्रम कपूर की, राजेश्वर की और कुछ पारिवारिक समारोह की। लेकिन अनन्या का ध्यान सीधा उस टेबल की ओर गया जहां बेतरतीब कागज और फाइलें रखी गई थी। उसने कांपते हुए हाथों से कागजों की छानबीन शुरू की। एक के बाद एक फाइलें पलटती गई, पर जवाब उसे कहीं कुछ नहीं मिला। और तभी उसकी नजर एक मोटे पुराने लिफाफे पर पड़ी। वो लिफाफा बाकी चीजों से अलग और छुपाया सा लग रहा था। उसके किनारे पीले पड़ चुके थे और उस पर कोई तारीख नहीं थी। शायद किसी ने जानबूझकर उसे सबसे छुपा करके रखा हुआ था। लिफाफा खोलते ही सबसे ऊपर एक पुरानी तस्वीर निकली। तस्वीर में उसकी माँ रजनी मेहता मुस्कुरा रही थी। उनके साथ खड़े व्यक्ति को देखकर अनन्या सन्न रह गई थी। वो विक्रम कपूर थे, राजेश्वर के बड़े भाई। तस्वीर की मुस्कान में जो अपनापन था वो केवल एक औपचारिकता नहीं लग रही थी। इसके नीचे कुछ खत थे, विक्रम कपूर के हस्ताक्षर के साथ। खतों की भाषा तीखी और दुख से भरी हुई थी। रजनी, तुमने मेरी जिंदगी को नर्क बना दिया। मैंने तुम पर आंख बंद करके भरोसा किया था और तुमने मेरे भरोसे को जहर बना दिया। तुमने ना सिर्फ मेरा व्यापार छीन लिया, बल्कि मेरा मान सम्मान, मेरा परिवार, मेरा अस्तित्व तक भी छीन लिया। मेरी पत्नी अब मुझसे घृणा की नजरों से देखती है। मेरा बच्चा मुझसे डरता है और इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ तुम हो। मैं अब इस दुनिया में नहीं रहना चाहता, लेकिन मरने से पहले तुम्हें ये जानना चाहिए कि तुम्हारा पाप तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। अनन्या के हाथ कांप रहे थे। उसका दिमाग जैसे शून्य सा पड़ गया था। उसके सामने उसकी माँ की पूरी छवि ढह रही थी। क्या सच में उन्होंने ये सब किया था? क्या वो इतनी निर्दयी थी? उसी क्षण पीछे से दरवाजे पर एक हल्की आहट होती है। वो धीरे से मुड़ी। दरवाजे पर राजेश्वर उस वक्त खड़ा था। उसकी आंखों में कोई आश्चर्य नहीं था, बल्कि एक ठंडी स्वीकृति थी, जैसे कि वो जानता था कि ये दिन भी आने वाला है। तो ये सब सच है? अनन्या की आवाज टूटी हुई थी, लेकिन गुस्से से भरी हुई थी। शादी कोई प्रेम नहीं था, बल्कि सिर्फ एक बदले का तरीका था। राजेश्वर की मुस्कान धीमी थी, मगर उसमें कोई भावना नहीं थी। राजेश्वर जब दरअसल अनन्या से शादी इसीलिए इसी वजह से किया था क्योंकि अनन्या की माँ ने उसके बड़े भाई के साथ जो कुछ किया था, उसके बड़े भाई के साथ उसने वो धोखा दिया था जो अनन्या को उसके बारे में पता ही नहीं था। राजेश्वर की मुस्कान अभी तक वैसे ही थी। खैर, राजेश्वर कहता है कि तुम बहुत समझदार हो अनन्या। मुझे लगा था कि तुम्हें ये सब कुछ समझने में और वक्त लगेगा। अनन्या का भीतर का तूफान फट पड़ा। उसने कहा कि तुमने मुझे एक मोहरा बनाया, एक बेटी को अपनी माँ की सजा देने का औजार। तुम्हारे दिल में बदले की आग थी, लेकिन तुमने मेरी भावनाओं को क्यों जलाया? राजेश्वर की आंखें कुछ देर के लिए गीली हो गई थी, क्योंकि तुम्हारी माँ ने मेरे परिवार की बुनियाद हिला दी थी। विक्रम मेरे भाई ही नहीं, बल्कि मेरे पिता के जैसे थे। उन्होंने अपना जीवन इस घर और व्यवसाय को देने में लगा दिया, और रजनी मेहता ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। वो एक चालाक खिलाड़ी थी और उसने विक्रम को तोड़कर रख दिया। उन्होंने आत्महत्या कर ली और मैं उस दिन से यही सोचता रहा कि कैसे उन्हें मैं न्याय दिलाऊं। लेकिन मैं तो सिर्फ उनकी बेटी थी। अनन्या की आवाज बोलते हुए कांप रही थी। हाँ, तुम उनकी बेटी और सबसे बड़ी कमजोरी भी बन सकती थी, लेकिन अब शायद शक्ति भी। राजेश्वर का स्वर ठंडा हो गया था। अनन्या को अब एहसास हुआ ये सिर्फ बदले की कहानी नहीं थी। ये एक गहरे जटिल षड्यंत्र की जड़ें थी, जिनमें उसका अतीत, उसका वर्तमान और शायद उसका भविष्य भी उलझा हुआ था। अब उसे सिर्फ जवाब नहीं चाहिए था, उसे सच जानना था, पूरी सच्चाई जाननी थी। वो उस रात अपने सबसे भरोसेमंद दोस्त कबीर शर्मा से मिले। कबीर उसके कॉलेज का दोस्त था और अब एक अनुभवी वकील था। उसने बिना रुके पूरा किस्सा उसे बता दिया। कबीर ने गंभीरता से कहा कि तुम्हें अब ऐसे आदमी की जरूरत है जो किसी भी परत को खोल सके। मैं एक व्यक्ति को जानता हूँ जिसका नाम लक्ष्मण वो है जो गुप्त मामलों की तह तक जाने के लिए प्रसिद्ध था। वो कानून और अपराध की उस सीमा पर काम करता था जहां सच को ढूंढना मुश्किल होता है, लेकिन असंभव नहीं। लक्ष्मण ने जांच शुरू की। पुराने बैंक रिकॉर्ड, बिजनेस डील्स, चुपचाप गायब हुए कर्मचारी और विक्रम के आखिरी दिनों की जानकारी, एक एक दस्तावेज, एक एक बयान से एक नई साजिश निकल रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे मानो रजनी मेहता सिर्फ मोहरा नहीं थी, बल्कि वो भी किसी बड़ी चाल का हिस्सा थी।
रातें अब अनन्या के लिए और भी कठिन हो गई थी। अनन्या का मन बहुत बेचैन था। उसकी आत्मा में एक ऐसी हलचल थी जो शब्दों में बयां नहीं की जा सकती थी। अतीत का सच उसे भीतर से तोड़ रहा था, लेकिन स्वीकार करना उसके लिए ये चीजें आसान नहीं थी। वो जानती थी कि अगर वो इस सच्चाई से मुंह मोड़ लेती तो बाकी की जिंदगी सिर्फ पछतावे में ही बीती, लेकिन अब वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं था। एक दिन उसका दोस्त और भरोसेमंद साथी लक्ष्मण अचानक से फोन पर बोला कि अनन्या, मुझे कुछ ऐसा मिला है जो सब कुछ बदल सकता है। तुम्हारी माँ के नाम से एक स्विस बैंक खाता है जिसमें करोड़ों रुपए जमा है। ये पैसे विक्रम कपूर की कंपनी से किए गए गबन के हैं। ये सुनकर के अनन्या के हाथ कांपने लगे। उसके आंखों में आंसू आ गए थे। माँ जिसने उसे जन्म दिया, प्यार दिया, वही माँ एक भयानक साजिश में शामिल थी। उसकी सांसें ये सुनकर तेज हो गई। एक पल को उसे लगा कि जैसे पूरी दुनिया ही उसके पैर के नीचे से खिसक गई है। लेकिन अनन्या ने खुद को संभाला। वो टूटने के लिए नहीं बनी थी। वो अब समझ गई थी कि सच को दबा कर रखने से कुछ नहीं होने वाला है, बल्कि वो सच्चाई का सामना करेगी, भले ही उसके लिए उसे अपनी माँ के ही खिलाफ क्यों ना जाना पड़े। उसी दौरान वो अपने पति राजेश्वर कपूर को भी लेकर के गहराई से सोचने लगी कि क्या वाकई में वो एक बदले की भावना से शादी करने आया था, या फिर इसके पीछे की कोई बड़ी चाल थी। पहली मुलाकात में ही अनन्या को एक अजीब सी बेचैनी सी महसूस हुई थी। उसने तभी कहा था कि कुछ तो है जो मुझसे छुपाया जा रहा है। उसकी जिज्ञासा और बेचैनी अब बहुत जरूरत प्यास बन गई थी। वो जानना चाहती थी कि उसका जीवन किन झूठों पर खड़ा है। लक्ष्मण जो कि एक ईमानदार खोजी पत्रकार था, वो भी उसके साथ जुड़ गया। लक्ष्मण ने राजेश्वर के पुराने कारोबार, बैंक ट्रांजैक्शन और संपत्ति और कानूनी दस्तावेजों की महीनों तक छानबीन की। तथ्य जो सामने आए वो दिल दहला देने वाले थे। राजेश्वर सिर्फ एक दुखी पति नहीं था, वो एक शातिर अपराधी था। उसका नाम कई अंतर्राष्ट्रीय घोटालों में भी शामिल था। वो एक ऐसे नेटवर्क का हिस्सा था जो भ्रष्ट नेता और माफिया और हवाला कारोबारियों के लिए काला धन सफेद करता था। उसकी हवेली महज एक महल नहीं थी, वो एक क्राइम हब थी जहां पर करोड़ों की डील गुपचुप तरीके से तय होती थी। अनन्या की रातें अब नींद से नहीं बल्कि डर और चिंता से भरी होती थी। हर दस्तावेज, हर कॉल, हर ट्रांजैक्शन एक नए रहस्य की परत खोलते जा रहे थे। राजेश्वर के चेहरे पर जो सादगी और संवेदना का मुखौटा था, उसके नीचे एक भयानक शैतान छिपा था। धीरे धीरे अनन्या को एहसास हुआ कि वो केवल राजेश्वर की पत्नी नहीं थी, बल्कि एक मोहरा थी उसकी बदले की योजना में। उसने अपनी पत्नी की मौत का बदला लेने का नाटक रचा, ताकि जब वो पकड़ा जाए तो वो खुद को न्याय के लिए लड़ने वाला पीड़ित साबित कर सके। लेकिन अब अनन्या चुप रहने वाली नहीं थी। उसने और लक्ष्मण ने मिलकर हर जरूरी सबूत इकट्ठा किए। बैंक स्टेटमेंट्स, हवेली में छिपाए गए दस्तावेज, सीक्रेट रूम्स में रखी गई हार्ड ड्राइव्स और कुछ ऐसे गवाहों के बयान जो वर्षों से डर के कारण चुप रहने आए थे। ये सफर आसान नहीं था। उन्हें धमकियां मिली, पीछा किया गया, यहाँ तक कि एक बार लक्ष्मण पर हमला भी करवाया गया। लेकिन अनन्या डरी नहीं। उसने कहा कि अगर मैं आज डर गई तो आने वाली पीढ़ियां इन जैसे लोगों की गुलाम बनकर के रहेंगी। और आखिरकार वो दिन आ ही गया जब अनन्या और लक्ष्मण सभी सबूतों के साथ पुलिस मुख्यालय पहुंच गए। रास्ते पर अनन्या के मन में बहुत तूफान था कि क्या वो सही कर रही है, क्या वो अपने ही पति को जेल भेजने जा रही है। लेकिन फिर उसने खुद से कहा कि ये सिर्फ एक पति नहीं, एक अपराधी के खिलाफ मेरी आत्मा की लड़ाई है। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। राजेश्वर को गिरफ्तार करने के लिए टीम पहुंची। जब अफसर ने उसे वारंट दिखाया, वो मुस्कुराया और बोला कि तुम सोचते हो कि तुम मुझे हरा सकते हो? मैं इस देश की राजनीति और पावर का चेहरा हूँ। तुम्हारी ये कोशिशें एक मजाक है। अनन्या ने गहरी नजरों से उसकी आंखों में देखा और कहा कि मुझे तुम्हें हराने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा घमंड, तुम्हारा लालच और तुम्हारे पाप तुम्हें खुद ही खत्म कर देंगे। उस पल पहली बार राजेश्वर की आंखों में डर दिखाई दिया था। उसका साम्राज्य बिखरने लगा था। जो लोग कल तक उसकी जय जयकार करते थे, अब वो उससे दूरी बनाने लगे थे। उसकी हवेली नीलामी के लिए लिस्ट कर दी गई। उसका बैंक खाता फ्रीज कर दिया गया। अनन्या से पूछा गया कि क्या वो संपत्ति अपने नाम पर करवाना चाहती है। उसने नफरत से कहा कि नहीं, ये सिर्फ पत्थरों का ढांचा है, इसमें मेरी आत्मा नहीं बसती है। उसने हवेली बेच दी और उस पैसे से एक नई जिंदगी की शुरुआत की। इस दौरान एक अस्पताल में उसकी मुलाकात आदित्य राव नाम के एक युवक डॉक्टर से हुई। वो काफी शांत और ईमानदार और सीधा सा सच्चा सा लड़का था। उसकी आंखों में ना छल था और ना ही कोई स्वार्थ था। वो रिश्ता धीरे धीरे दोस्ती में बदला और फिर वो रिश्ता प्यार में भी बदला। वर्षों बाद अनन्या को फिर से मुस्कुराहट आया। आदित्य के साथ उसकी शादी हुई और फिर उनकी बेटी आर्या ने जन्म लिया। जब अनन्या ने आर्या को जब अपनी कोख में महसूस किया तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले थे। वो आंसू दर्द के नहीं थे, बल्कि मुक्ति के थे। वो अब सिर्फ किसी के जाल के शिकार नहीं थी, बल्कि अपने अतीत से बाहर निकलकर वो खुद को फिर से खोज चुकी थी। अब वो एक माँ थी, एक पत्नी थी और सबसे बढ़कर वो खुद थी। दोस्तों, इस कहानी से हमें एक महत्वपूर्ण सीख मिलती है कि सच चाहे कितना ही गहरा, डरावना या छिपा हुआ हो, अगर इंसान में सच्चाई से लड़ने का हौसला हो तो वो हर झूठ और हर साजिश को मात दे सकता है।
जो लोग मुश्किल हालातों में भी अपने हक और इंसाफ के लिए डटे रहते हैं वही असली योद्धा होते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो कृपया वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और हम फिर मिलेंगे एक और नई सच्ची दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल